हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे, तो हम कर रहे थे स्टेप्स ऑफ अमलगमेशन, यानी कि क्या क्या प्रोसेस अपनाया जाता है जब एक कंपनी मर्जर और अमलगमेशन करती है। ठीक है, तो उसमें हमने पहले एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कैसे चेंजेस करेंगे, क्यों चेंजेस करेंगे, वो पढ़ा था। अब है ऑब्जर्विंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी। देखो, इसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है और आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हो। मैंने पूरी वीडियो में ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी का डिफरेंस बताया था, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं और मतलब बिल्कुल ही अलग है। तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ट्रांसफरर कंपनी वो होती है जिसमें जो ट्रांसफ़र हो रही है, और ट्रांसफरी कंपनी वो होती है जिसमें ट्रांसफ़र हो रही है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए पानी के 2 गिलास हैं, आप एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालते हैं, तो जिस गिलास का पानी आप डाल रहे हैं दूसरे गिलास में, तो वो तो हो गई ट्रांसफरर कंपनी। और जिस गिलास में पानी इकट्ठा हो रहा है दोनों गिलासों का, यानी कि जिसमें डल रहा है पानी, वो हो गया ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज में, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ट्रांसफरर कंपनी में क्या लिखा है और ट्रांसफरी कंपनी में क्या लिखा है। इसके काफ़ी सारे वेरिएंट हैं, वो आप पढ़िए, मैं समझाती हूँ आपको। इट हैज़ टू बी एंश्योर्ड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी कवर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी और कंपनीज, यानी कि जो दोनों कंपनियां, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑब्जेक्ट क्लॉज को कवर करें, ये देखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद लिखा इफ़ नॉट देन इट विल बी नेसेसरी टू फॉलो द प्रोसीजर, यानी कि यदि वो ऑब्जेक्ट क्लॉज दोनों कंपनी का, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी का सेम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर दोनों कंपनियों को ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, ऑल्टर करना पड़ेगा। और ऑल्टर करने का आप पुरानी मेरी वीडियो देखना, इससे जस्ट पीछे जो वीडियो है उसमें पूरा मैंने प्रोसेस बता रखा है कि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यदि वो सेम नहीं है ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो आपको सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या लिखा, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कन्वेंट फॉर दिस पर्पस। ठीक है, ये तो हो गई एक बात जो इन्होंने कही कि यदि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी के दोनों के ऑब्जेक्ट क्लॉज सेम होने चाहिए, यदि सेम नहीं है तो आप उसको ऑल्टर करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप कोर्ट होती है बीच में, जैसे 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और कोर्ट में गए वो लोग, कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी, उसके बाद क्या हो, एक जना हारेगा एक जना जीतेगा। उसके बाद वो दूसरी कोर्ट में चले गए, दूसरी कोर्ट ने दूसरा जजमेंट पास कर दिया, तो 2 जजमेंट हो गए। किसी को भी आप गलत नहीं कह सकते, किसी को भी आप सही नहीं कह सकते। तो ऐसे ही कंपनीज लॉ में भी होता है। उसके बाद क्या, इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द वेरियस डिसीजन ऑफ द कोर्ट दैट देयर इज नो नेसेसिटी टू हैव स्पेशल पावर in the object clause of the MOA of a company for its amalgamation with another company। ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे डिसीजन ऐसे आ रहे हैं, वेरियस डिसीजन हैं ऐसे, जिसमें ये कहा गया है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो ट्रांसफरर ट्रांसफरी कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज हैं, उसको ये पावर ही नहीं है कि वो अमलगमेशन कर सके, उसमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोर्टों ने कहा है अपने डिसीजन में, डिसीजन ऑफ द कोर्ट दैट देयर इज नो नेसेसरी टू हैव स्पेशल पावर इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये कहते हैं कि कोर्ट कह रही है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के पास पावर नहीं है इस चीज़ की, कंपनी के पास पावर है कि वो अपना अमलगमेशन किसी दूसरी कंपनी के साथ करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ये कोर्ट का डिसीजन है। इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द एमओए ऑफ ए कंपनी फॉर इट्स अमलगमेशन विद अनदर कंपनी, इट हैज़ बीन lay down that the amalgamation with another company is power of the company and not an object of the company। यानी कि जो ये है कि अमलगमेशन किसी दूसरी कंपनी के साथ करना पावर है कंपनी की। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं है कंपनी का कि भाई हमने अमलगमेशन करना ही है किसी कंपनी के साथ। ये तो पावर है, यदि वो चाहती है तो वो कर सकती है। ठीक है, ये बात कह रहा है, इट हैज़ लेड डाउन दैट अमलगमेट टू अनदर कंपनी इज द पावर ऑफ द कंपनी एंड नॉट
एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? बेसिकली जो कंपनी, मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपनी जो काम करने वाली है, जिस उद्देश्य के लिए वो कंपनी बनी है, वो सब MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कंपनी की ये पावर है कि मैं यदि ठीक से नहीं चल पा रही हूँ या किसी भी वजह से मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलना चाहती हूँ, ये कंपनी की पावर है, ये कंपनी का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ये कंपनी का। तो ये मेंशन हो या ना हो ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ये ज़रूरी नहीं है। समझ में आई है आपको बात? ठीक है, ये कह रहा है। अब आगे इसी पैराग्राफ में क्या कह रहा है? सिंस द अमलगमेशन विल इन्वॉल्व, इन्होंने ये बात दोनों कह दी। उसके बाद क्या होगा? सिंस द अमलगमेशन विल इन्वॉल्व इशू ऑफ शेयर्स बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनीज। ठीक है, यानी कि उसमें क्या हुआ? जब ट्रांसफरर हुआ, देखो आप बेसिकली दो कंपनी यदि आपस में, दो चीज़ आपस में मर्ज हो रही है, तो कितना रेशो किसको मिलेगा, इस बात पे तो विवाद हो ही सकता है ना। तो इसकी प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं, जब दो कंपनी का अमलगमेशन हुआ तो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफरी कंपनी में कैसे सेट किया जाए, इसके लिए इशू होने लगे। ए जनरल मीटिंग कन्वेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ द, फिर क्या हुआ? एक जनरल मीटिंग रखी गई। ठीक है, ए जनरल मीटिंग कन्वेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA। ए जनरल मीटिंग कन्वेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, ऑफ द MOA ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी टू इनकॉर्पोरेट, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी के MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए जनरल मीटिंग बैठी। ठीक है, टू द ट्रांसफरी कंपनी टू इनकॉर्पोरेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, यानी कि जो कंपनी ट्रांसफरी कंपनी में मिल गई है उसकी जो इनकॉर्पोरेट करना ऑब्जेक्ट को, और क्या, should also cover resolution relating to the increase of authorized capital, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए और कंसिक्वेंशली चेंजेस, इसके रिगार्डिंग में जो चेंजेस होने चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंड रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 81 सब सेक्शन 1A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 ऑथोराइज, यानी कि डायरेक्टर को ऑथोराइज करना कि वो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफरी कंपनी में जगह दे। ठीक है, नए शेयर होल्डर्स को उसमें ट्रांसफरी कंपनी में जगह दे। ठीक है, इट इज़ आल्सो नॉर्मल प्रैक्टिस डेट अलॉन्ग विद ए स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, स्पेशल रेजोल्यूशन इज आल्सो पास्ड अंडर सेक्शन 149 2A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 ऑथोराइजिंग द ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, टू द कमेंस बिजनेस, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी जिसमें कंपनी ट्रांसफ़र हो चुकी है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके ट्रांसफरर कंपनी में एज सून एज अमलगमेशन बीन इफेक्टिव, यानी कि जल्दी से जल्दी अमलगमेशन जो है वो इफेक्टिव हो और ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी में, मैं आपको वैसे समझाती हूँ, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी में जब दो चीज़ें मिलेंगी तो शेयर होल्डर कैसे डिवाइड होंगे, कितना शेयर ट्रांसफरर कंपनी को मिलेगा, कितना शेयर ट्रांसफरी कंपनी को मिलेगा, उसमें क्या होता है, कंट्राडिक्शन होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, विवाद होता है। तो उसको सुलझाने के लिए आप एक जनरल मीटिंग रखेंगे। ठीक है, उसके ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी में चेंजेस करेगी कौन, ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, उसके MOA में, और ये सब बातें पहले से ही जब अमलगमेशन का प्रोसेस ड्राफ्ट होता है तभी सब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और डायरेक्टर को ये पावर दी जाती है कि वो इंक्रीज़ कर सके ऑथोराइज शेयर कैपिटल, और डायरेक्टर को पावर है कि वो शेयर ऑफर कर सके ट्रांसफरर कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी में। ठीक है, उसके बाद जल्दी से जल्दी ट्रांसफरी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके ट्रांसफरर कंपनी में। ठीक है, उसके बाद स्टेप आता है कन्वेन ए बोर्ड मीटिंग। ठीक है, बोर्ड मीटिंग रखेंगे, उसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद प्रिपेयर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन एंड मर्जर, यानी कि दोनों कंपनीज़ के डायरेक्टर्स आपस में बैठ के इंटरेक्ट करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी दोनों कंपनीज़ के मिलेंगे, लीगल एडवाइज़र दोनों कंपनीज़ के आपस में मिलेंगे और अपनी बोर्ड मीटिंग अपने अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठ के तय करेंगी। फिर आपस में एक दूसरे की बोर्ड मीटिंग होएगी, उसके बाद
फिर ये आपस में डिस्कस करेंगे कि हमें ये अमलगमेशन मर्जर करना है या नहीं करना। मतलब बेसिकली बोर्ड मीटिंग्स के जो कंपनी सेक्रेटरी है, जो लीगल एडवाइज़र है, और ज़रूरत पड़े तो कोई एक्सपर्ट इस फील्ड के लिए से रिगार्डिंग, ठीक है, कोई बंदा हायर करेंगे और दोनों अपनी सुटेबिलिटी देखेंगे कि हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो फिर दोनों चीज़ें तय करके अमलगमेशन और मर्जर के लिए राज़ी होंगे और फिर जो प्रोसेस है पूरा वो अपनाया जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन, अप्रूवल ऑफ स्कीम। ठीक है, आपने स्कीम बना ली, अब उसके अप्रूवल की बारी आती है। उसमें 4 पॉइंट आपके दिए गए। इट वुड बी नेसेसरी टू कन्वेन ए बोर्ड मीटिंग ऑफ द बोथ कंपनीज ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी फॉर अप्रूविंग द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 393 एंड द वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड स्वैप रेशो। ठीक है, इसको आप देखेंगे। नोटिस हैज़ टू बी गिवन टू द रीजनल स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देंगे। ठीक है, एंड द अदर स्टॉक एक्सचेंज वेयर शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड। यदि कोई और आपका शेयर, कंपनी के जो शेयर है वो किसी और स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है तो उस स्टॉक एक्सचेंज से भी आप परमिशन लेंगे। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 2 दिन पहले, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले, एटलीस्ट 2 days बिफोर द बोर्ड मीटिंग ए प्रपोज टू बी हेल्ड पर्पस फॉर अप्रूविंग द अमलगमेशन। यानी कि आप स्टॉक एक्सचेंज से भी बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले NOC लेंगे, उनको भी इंटीमेट करेंगे कि हाँ भैया हम अमलगमेशन कर रहे हैं। विदिन 15 minutes आफ्टर द बोर्ड मीटिंग, यानी कि बोर्ड मीटिंग होने के 15 मिनट के बाद स्टॉक एक्सचेंज से आप इंटीमेशन लेंगे। आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इंटीमेशन of the decision of the board as well as the swap ratio before such information is given to the shareholder and media। यानी कि शेयर होल्डर्स और मीडिया से बोर्ड मीटिंग हो गई, उसके बाद आप 15 मिनट पहले बोर्ड मीटिंग कंप्लीट होने के 15 मिनट के अंदर अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज से उसकी रजामंदी, उसका इंटीमेशन इस बोर्ड मीटिंग के बारे में लेंगे। अब उससे पहले मीडिया और शेयर होल्डर्स को बताने से पहले आप बोर्ड मीटिंग का जो आपका पूरा कंक्लूजन निकला है आप स्टॉक एक्सचेंज की रजामंदी लेंगे। उसके बाद आप क्लॉज 24 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट कंप्लीट करेंगे। वो क्या था कि आप के जो जुरिडिक्शन है उसमें जो भी स्टॉक एक्सचेंज जाता है उससे आप कोर्ट में जाने से पहले, यानी जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन अमलगमेशन की सबमिट करेंगे उससे 1 महीने पहले का स्टॉक एक्सचेंज का आपके पास NOC होना चाहिए। ये कौन कहता है? आपका क्लॉज 24 है, हाँ, क्लॉज 24 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट कहता है कि कोर्ट के अप्रूवल के लिए जब स्कीम जारी है उससे 1 महीने पहले का NOC चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का कि हमने इनको बता दिया स्टॉक एक्सचेंज को और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ चाहिए आपको। उसके बाद एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट सीकिंग डायरेक्शन टू द होल्ड मीटिंग। ठीक है, रूल 67 ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, और ये थोड़ा सा टिपिकल भी था, बातें वही थी, बस कहने का और टर्म एंड कंडीशन लगी है 2 दिन 1 महीना की। कोर्ट में जाने से पहले तो 1 महीने पहले चाहिए, यानी कि जब आप कोर्ट में स्कीम को लेके जाएंगे तो 1 महीने पहले का अप्रूवल चाहिए, पर जब बोर्ड मीटिंग होगी तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डर्स को और मीडिया को बताने से पहले 15 मिनट के अंदर अंदर में आपको स्टॉक एक्सचेंज का इंटीमेशन चाहिए होगा। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ट्रांसफरी कंपनी का यदि अमलगमेशन हो रहा है तो कुछ इश्यूज़ आते हैं, कई बार कोर्ट कहती है कि नहीं जी कोई इशू नहीं है, दोनों के ऑब्जेक्ट क्लॉज सेम होंगे तो भी चलेगा, नहीं होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो पावर कंपनी की ऑब्जेक्ट क्लॉज की नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसे ही, तो इन सब चीज़ों से केस स्टडीज़ बनती हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों बातें कह रहे हैं। यही लॉ होता है कि आपको डिप्लोमेटिक तरीके से बात कहनी आनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीके से आप आंसर देंगे। कोई भी लॉ में कोई भी क्वेश्चन ये नहीं होता कि ये होना है या नहीं होना है, कोई कहेगा होना है, कोई कहेगा नहीं होना, आप दोनों को गलत नहीं कह सकते। इसलिए केस स्टडीज़ बनती हैं। आपको सारी बातें को ध्यान में रखते हुए ये बात ध्यान रखने कि क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है। ठीक है, केस स्टडीज़ किसके बारे में क्या कह रही है। अभी हम इसमें एक मिहिर H माफतलाल समथिंग केस भी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, वो भी काफ़ी मशहूर है और आपके मॉड्यूल में भी वो केस है, तो आप रेफरेंस दे सकते हैं। जब आप आंसर लिखते हैं तो आप केसेस का भी रेफरेंस दे सकते हैं यदि सेम कंडीशन बन रही है तो। और आप जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया
ठीक है। उसमें आपको जो कंडीशन आप दे रहे हैं उस आंसर में, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसकी जो कंडीशन में आप दे रहे हैं, उससे सिमिलर आपको कोई केस याद है, वो कब याद होगा? जब आप पढ़ेंगे केस स्टडीज़, केसों को पढ़ेंगे, जब आपको केस के बारे में पता होगा। तो जब आप उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ के फलाना का हाईलाइट कर सकते हैं, केस कि इस फलाने कंपनी के इसके बीच में केसेस हुआ था, तो केसेस का नाम देने से क्या होता है ना, उससे आंसर थोड़ा अच्छा दिखता है, और जो चेक कर रहा होता है उसको पता लगता है कि हाँ भैया बच्चे ने पढ़ा है, और जो आंसर है वो मेंशन भी कर रहा है कि ऐसा वहाँ पर हुआ था या ऐसा वहाँ पर हुआ था, तो उससे आंसर थोड़ा अच्छा बनता है। तो ये फ़ायदा है। तो आप थोड़ा जब ये पढ़ें तो बिल्कुल माइंड सीमित करके ना पढ़ें, एकदम माइंड खोल के पढ़ें और चीज़ों को समझें, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा कि ये पूछेगा तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, ये पूछेगा तो 4 पॉइंट हो जाएंगे। आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कराया था कि MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज में यदि चेंज करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, कभी भी पूछ सकता है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको यदि पता होगा तो ये आंसर आप कहीं और भी लगा सकते हो। कोई और रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसमें क्वेश्चन मान लीजिए 15 नंबर का है, केस स्टडीज़ आगे उसमें लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हो उसमें, यदि आपको कंफर्म है, पता है तो, है ना। तो आप देख लीजिए और यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।